The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। देश में वैक्सीनेशन के लिए तैयारी शुरू हो गई है। आज 28 दिसंबर को भारत में कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का ड्राई रन किया गया। इस ड्राई रन में वैक्सीन सेंटर से किसी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को टेस्ट किया जाएगा। वैक्सीन को स्टोर करना, राज्यों और फिर जिला, शहर और गांव तक पहुंचाने की प्रक्रिया लंबी है और इसी को परखने के लिए गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में 2 दिन का ड्राई रन किया जा रहा है, ताकि जब असली वैक्सीन आ जाए तो लोगों तक पहुंचाने में दिक्कत ना आए। जो दिक्कतें आ रही अभी आ जाएं ताकि उनको ठीक किया जा सके। कोरोना की वैक्सीन देने के लिए सरकार ने कोविन ऐप भी तैयार किया है। इसे भी ड्राई रन में परखा जा रहा है। पहले दिन कोविन पर सारी जानकारियों को अपलोड किया जाएगा। अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग चरणों के तहत जो प्रक्रिया होनी है उसकी मार्किंग की जाएगी और डेटा अपलोड होगा। अगले दिन यानी मंगलवार को कोरोना वैक्सीन लगाने का मॉक ड्रिल किया जाएगा। हालांकि इस ड्राई रन के दौरान किसी को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद तमाम जो चरण हैं उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। इसमें वैक्सीन लगाने वाले को मोबाइल पर मैसेज भेजना और उसके स्वास्थ्य की जांच करना, आने वाले दिनों में उसके स्वास्थ्य को फॉलो करना, ऐसे जरूरी कदम शामिल हैं। अगली सुर्खी चीन से जुड़ी है। भारत सरकार ने अनौपचारिक रूप से सभी एयरलाइंस से कहा है कि वो चीनी नागरिकों को अपनी फ्लाइट में जगह न दें। भारत ने पहले ही कोरोना संकट के चलते चीन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी थी। चीन की तरफ से भी भारतीय नागरिकों को चीन की यात्रा पर आने पर रोक लगाई गई थी। इसमें कोरोना संकट का उन्होंने हवाला दिया था, जबकि कुछ अन्य कारण भी गिनाए थे। अब भारत ने भी मौजूदा वक्त में संचालन कर रही सभी देसी या विदेशी एयरलाइंस को इस बारे में जानकारी दे दी है। चीन की ओर से नवंबर के महीने में कोरोना का हवाला देकर भारतीय नागरिकों के वीजा को होल्ड किया गया था, लेकिन विवाद तब गहराया जब चीन में भारत से गए एक कार्गो जहाज को प्रवेश नहीं करने दिया गया। अब दोनों देश इशारों में बात कर रहे हैं, तुम मुझे बैन करो, मैं तुम्हें बैन करता हूं। अगली सुर्खी प्रवर्तन निदेशालय ईडी पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी कि पीएमसी घोटाले के मामले में शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को इसने समन जारी किया है। वर्षा राउत को पूछताछ के लिए 29 दिसंबर को बुलाया गया है। वर्षा को मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। तीसरी बार समन जारी किया गया है। इससे पहले मेडिकल ग्राउंड पर वो 2 बार एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थी। नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लगातार 3 बार समन स्किप करता है तो ईडी उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इंडिया टुडे के मुताबिक प्रवीण राउत नाम के एक आरोपी की पत्नी के साथ वर्षा राउत का 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। वर्षा राउत को उसी लेन देन के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि इसे संपत्ति की खरीद के लिए उधार लिया गया था। प्रवीण राउत को कुछ दिन पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। प्रवीण के अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन वर्षा राउत के अकाउंट में हुआ था, उसे लेकर ईडी जानकारी जुटाना चाह रही है। इस पूरे प्रकरण में राजनीति का रंग कितना है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय राउत ने और प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये सब राजनीति से प्रेरित है। 10 साल पुरानी एक केस निकाला है ईडी ने, 10 साल पुराने। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है। उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। अगर आप मेरे राज्यसभा के जो प्रॉपर्टी के एफिडेविट होते हैं, हमने कोई छुपाई ये बात नहीं है। 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं। अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूँ। नीरव मोदी और विजय माल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना। उधर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर को बीजेपी कार्यालय बताते हुए बैनर टांग दिया। एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महागठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा शिवसेना, उसने पहले ही आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उन्हें गलत तरीके से निशाना बना रही हैं।
हाल में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व नेता एकनाथ खड़से को भी ईडी ने पुणे में एक भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में 30 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि पुराने जानकार ये भी कह रहे हैं कि खड़से पर इस तरह के इल्जाम लगे थे और इसके बाद ही उन्हें सरकार से किनारे कर दिया गया था। लेकिन मामला इतना सीधा भी तो नहीं होता सियासत में। अगली सुर्खी क्रिकेट से है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पिछले 10 वर्षों के परफॉर्मेंस के आधार पर दशक के पुरस्कारों की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ने इस दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। उन्हें पिछले 10 साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है। कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर भी चुना गया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने दशक का खेल भावना पुरस्कार जीता। 2011 में नॉटिंघम टेस्ट में इयान बेल के अजीब हालात में रनआउट होने के बाद उन्हें वापस बुलाने के लिए धोनी को यह पुरस्कार दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को आईसीसी ने दशक का बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर चुना और अफगानिस्तान के राशिद खान को दशक का बेस्ट T20 क्रिकेटर चुना गया। सभी विजेताओं को एक ऐसे मुल्क में जो क्रिकेट के लिए दीवानों की हद तक मुब्तला है उसमें और प्यार करता है, जिसकी स्मृतियों में क्रिकेट के मैच, उसके आंकड़े, उसके खिलाड़ी जुटे हैं और जहां पर लोग कट्टरता की हद तक अपने अपने खिलाड़ियों को डिफेंड करते हैं। बहुत बहुत मुबारक, चाहे आप धोनी को पसंद करते हो या फिर कोहली को। हम तो उन सबको पसंद करते हैं जो टीम इंडिया के लिए बढ़िया खेलते हैं। आखिरी सुर्खी अयोध्या से। यहाँ पर केएस साकेत डिग्री कॉलेज है। यहाँ के कुछ छात्रों समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस ने सेडिशन यानी कि राजद्रोह का केस दर्ज किया। वजह, क्योंकि ऐसा कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि प्रिंसिपल साहब का कहना है कि छात्रों ने कॉलेज कैंपस में एंटी नेशनल नारे लगाए। जिन 6 लोगों के खिलाफ प्रिंसिपल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया उनके नाम है सुमित तिवारी, शेष नारायण पांडे, इमरान हाशमी, सात्विक पांडे, मोहित यादव और मनोज मिश्रा। इन पर आईपीसी की धारा 124A यानी कि राजद्रोह, 147 यानी कि दंगा भड़काना और 506 यानी कि धमकी देना समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मीडिया रप्टों के मुताबिक प्रिंसिपल एनडी पांडे ने आरोप लगाया कि 16 दिसंबर को कॉलेज में लेके रहेंगे आजादी जैसे राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि राम जन्मभूमि परिसर पास में है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर बनाए रखें और नारों को न लगने दें जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगते रहे हैं। सुनिए। बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि देखिए 2 चीज़ से हमारी सीमाएं बंधी हुई हैं। मैं विश्वविद्यालय के द्वारा भी बंधा हुआ हूं। कभी बैक पेपर की परीक्षाएं होनी है, जैसे कि वो खुद जानते हैं। अभी जो पुनः जो है शीतावकाश हो जाएगा तो मैं कैसे तिथि घोषित कर सकता हूं? पहले उन लोगों को पठन पाठन में सहयोग प्रदान करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से नारा लोग लगा रहे हैं। ये बताइए, किसी भी विद्यार्थी को शोभा देता है इस तरह का नारा लगाना? यदि आप मूलतः विद्यार्थी हैं तो क्या इस प्रकार के नारे लगा सकते हैं? इधर छात्रों का कहना है कि नारे तो लगाए गए, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल और चीफ प्रॉक्टर से आजादी को लेकर नारे लगाए गए। छात्र कहते हैं कि कॉलेज में छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए नारा लगा रहे थे। जिन छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ उनमें से एक शेष नारायण पांडे का कहना है कि हमारा धरना प्रदर्शन केवल छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर था। महाविद्यालय में 2 दिन से विगत 2 दिन से धरना चल रहा है। आमरण अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे हमारे छात्र नेतागण बैठे हुए हैं, लेकिन महाविद्यालय में तानाशाही रवैये का जो प्रदर्शन चल रहा है, माननीय प्राचार्य महोदय जी और माननीय चीफ प्रॉक्टर महोदय जी यह अंकुशता का ये प्रमाण दे रहे हैं कि हमारे यहाँ छात्र संघ जो हो रहा था उसको हम करवाने के लिए सक्षम नहीं है। ये अपनी एक जो गरिमामय कुर्सी है उस कुर्सी को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। निवेदन यही है कि जब तक छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं करेंगे हम छात्र नेता यहीं पर बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि छात्र संघ चुनाव की कोई एक निश्चित अवधि डेट नहीं आ जाएगी, समय नहीं आ जाएगी, सारणी नहीं आ जाएगी और हम लोग को एक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग यहीं संघर्ष करेंगे। और अभी 2 वर्ष हुआ है, अगर यहाँ मुझे 20 दिन बिताने पड़े तो अपने स्वाभिमान के प्रति और अपने छात्र हित के लिए अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। इनके तानाशाही रवैये का हम ध्वस्त करके छात्र संघ चुनाव को करवाने का प्रयास करेंगे और हम सफल होंगे। हम लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे, ये मेरा वादा है और तब तक नहीं हटेंगे जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो जाएगा। फिलहाल अयोध्या पुलिस ने छात्रों पर से राजद्रोह या सेडिशन का मुकदमा वापस ले लिया है। अयोध्या के सीईओ राजेश कुमार राय ने इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार बनवीर सिंह से बातचीत में कहा कि जांच में कोई साक्ष्य न मिलने के कारण राजद्रोह की धारा हटा ली गई है, जबकि बाकी धाराओं के तहत जांच चल रही है।
तो अयोध्या की पुलिस ने राजद्रोह की धारा हटा ली, लेकिन ये प्रकरण हमारे सामने ढेर सारे सवाल छोड़ जाता है। क्या आजादी का नारा लगाना देशद्रोह है? किससे? कोई अगर भुखमरी से आजादी मांगता है, कोई गरीबी से आजादी मांगता है, कोई आजादी मांगता है कि वो संविधान में वर्णित अपने अधिकारों को प्रैक्टिस कर सके, कोई आजादी मांगता है कि कॉलेज में भी लोकतंत्र बहाल हो और उसकी बहाली के लिए छात्र संघ के चुनाव हो, तो क्या ये देशद्रोह है? क्या देश की फिक्र करते छात्र कोई नारा लगाएं तो वो देशद्रोह हो जाता है? प्रिंसिपल साहब ने बयान दिया, पुलिस ने मान लिया, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। क्या पुलिस ने एक बार भी अपने स्तर पर यह जांच नहीं की कि छात्र किससे आजादी मांग रहे थे? पुलिस एक कॉलेज के कैंपस में नारे लगाने वाले छात्रों पर वही धारा कैसे लगा सकती है जो आतंकियों पर लगाई जाती है? क्या पुलिस वालों और सोशल मीडिया पर देशद्रोह और देश प्रेम का सर्टिफिकेट बांटने वालों में कोई अंतर नहीं रह गया है? और प्रिंसिपल साहब को तो हम क्या ही कहें। छात्रों और अध्यापकों के बीच संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? हमारे यहाँ बताया गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा हो, लेकिन हर गुरु चाहता है कि उसका छात्र उससे तर्क करे, उससे शास्त्रार्थ करे, और हर गुरु उस मान का इंतजार करता है जब उसके चेले उससे आगे निकले। इसी में तो गुरु की गुरुता है। कुछ छात्रों ने कुछ नारे लगाए और आप पहुंच गए पुलिस के पास। कैंपस में ऐसी शिक्षा जहां पर तंत्र के डंडे के सहारे श्रद्धा हासिल की जाए, ये दुरुस्त नहीं लगता। यदि छात्र गलत कर रहे हैं तो उन्हें सुनिए और सख्त सजा भी दीजिए, लेकिन पहले देख तो लीजिए कि गलती का परिमाण कितना है, सजा कितनी है। और रही टैगिंग की बात, तो साकेत महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि देश की HRD मिनिस्ट्री, देश की सरकार जिस विश्वविद्यालय को, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को देश का नंबर 1 कैंपस मानती है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानती है, वहाँ के जैसी शैक्षणिक गुणवत्ता उनके विद्यालय में कैसे आए? सीखना है तो बढ़िया चीज़ें सीखिए, बाकी तो आरोप हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।